बस एक बात क्लियर कीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच पा रही है। बस एक बात क्लियर कीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच। चलिए, तो आई क्लियरली ऑडिबल टू यू दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्लियर कर देंगे और देन आफ्टर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। और आपको पता है ये हमारा आज का लास्ट क्लास है, ये हमारा आज का लास्ट क्लास है। और इसमें के सारे प्रश्न आपके डायरेक्टली जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। हालांकि आपको पता है कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला भी थोड़ा क्या हो चुका है, बच चुका है, मतलब गला भी थोड़ा मेरा खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी ज्योग्राफी मैंने आपको शुरू से पढ़ाया था, आपने मेरे चैनल को ज्योग्राफी, हिस्ट्री यही सब के लिए ज्वाइन करा था। तो अगर आज आपके प्रश्न में मेरे द्वारा गेस किए गए नहीं मैच करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा आपका ज्वाइन करने का। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए आप लोग, आज आपके सारे प्रश्न मैच करने वाले हैं, ये गारंटी है मेरी आपसे। चलिए, तो प्रश्नों को हम लोग करते हैं, ध्यानपूर्वक कीजिएगा और सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। अगर आपके सारे प्रश्न आज के मैच करेंगे गारंटी रहेगा आपका। पहला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे सलेम संबंधित है। आप लोग फटाफट से कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास समय हमारे पास बहुत कम है, पर्याप्त मात्रा में समय है, तो हम लोग कम समय में देखेंगे। सलेम संबंधित है, किससे संबंधित है? सही आंसर आपका ऑप्शन होगा लोहा इस्पात उत्पादन से, क्लियरली। और लोहा ये कहाँ में है सलेम? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा कहाँ में है जी? तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, कहाँ में है सलेम? तो तमिलनाडु में है। कोई आपका ये ऐसा नहीं है कि वायरल या फायरल, कोई प्रश्न नहीं है, ये गेस प्रश्न आपका है। तो देखिएगा गेस प्रश्नों को, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसी में से डायरेक्टली आपके सारे प्रश्न मैच करेंगे, ये इतना मैंने कह दिया। अब आप लोग शांतिपूर्वक क्लास को करें। हुबली किस राज्य में है? देखिएगा हुबली किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा। और भी आपके लोहा इस्पात उत्पादन से अगर पूछे जाएंगे, देखिए यहाँ पे जैसे आपके सलेम से संबंधित यहाँ पे पूछा तो लौह इस्पात उत्पादन से है, तो और भी याद रखिएगा टाटा लौह इस्पात है कहाँ में? झारखंड में। भिलाई लौह इस्पात है कहाँ में? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला इस्पात है कहाँ में? उड़ीसा में। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में। और बोकारो आपके झारखंड में। चलिए ठीक है, तो क्लियर रखिएगा, ये सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हुबली किस राज्य में है? देखिए हुबली जो है वो कर्नाटक का एक प्रमुख नगर है। ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अरे वाह, आप लोगों का भी तो जवाब सही आ रहा है। नीरज कुमार श्रीकांत। अभी 9:37 हो चुके हैं और दोस्तों अभी भी आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छा कर पाएंगे। अगला देखिएगा, थर्ड नंबर आपका है उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर किस राज्य में है? बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन है राजस्थान। डायरेक्टली प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, इतना मैंने बोला है। और सब्जेक्टिव का मैंने करा दिया है। कुछ सब्जेक्टिव आप क्वेश्चन बैंक का जो भी आपका बचा हुआ है उसको देखकर चले जाइएगा, क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्टिव को देखकर चले जाइएगा। और नहीं तो अगर आप क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्टिव नहीं देखकर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। तो डायरेक्टली जो भी प्रश्न होगा वो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर इनफ है दोस्त। 70 में 70 ठोक कर आ पाइएगा। सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी, तो देखिए याद रखिएगा सिंगरेनी जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरेनी जो है मध्य प्रदेश में है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर, नोएडा किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में है। नोएडा कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सोना आपके कर्नाटक में। सबसे ज्यादा सोना कहाँ में? कर्नाटक में। और 2011 की जनसंख्या से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड मैंने सारे टर्म्स आपको टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट टाइप लगे उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता दर हो गया, वृद्धि दर हो गया, ये सारे टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा प्रश्न आपका है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक आपका। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारी होता है। दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, डायबिटीज, हर एक तरह की बीमारी आपके वायु द्वारा सबसे ज्यादा होते हैं। तो निस्संदेह आप वायु को लगाइएगा, ऐसा नहीं कि जल प्रदूषण आप लगा दीजिएगा, जल प्रदूषण से भी बीमारियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण लगाना है। क्लियर, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण लगाना है। अगला प्रश्न है आपका, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? देखिए नागपुर योजना, देखिए परिवहन आ गया दोस्त, तो ये सड़क परिवहन से संबंधित है। याद रखिएगा नागपुर जो योजना है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। समझ में आ रहा है सभी को? प्रश्न भी आपको अच्छे लग रहे होंगे और जो प्रश्न आपका है सारा प्रश्न सिलेक्टेड है दोस्त, बिल्कुल
100% मैच करेंगे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न देखिएगा 9 नंबर की जनांकीय संक्रमण किसने दिया? याद रखना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। नोएस्टीन ने जनांकीय संक्रमण दिया था, नोएस्टीन ने जनांकीय संक्रमण दिया। आज आप लोग को 70 आउट ऑफ 70 करना होगा और आप लोग करेंगे भी। देखिएगा शाम को आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। मेरा एक पोस्ट आएगा कि आप ज्योग्राफी कैसा गया, तो आप लोग जरूर उसमें पोस्ट कीजिएगा कैसा गया आप लोगों का। आई होप बहुत अच्छा जाने वाला है। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? देखिए 10 का खाद्य फसल कौन हो जाएगा आपका? गेहूं। क्यों भैया? गन्ना, कॉफी, चुकंदर ये खाद्य फसल नहीं है, याद रखिएगा। मनीषा श्रॉफ, याद रखना होगा सारे प्रश्नों को। अगर आज आपने कोई भी मिस्टेक किया तो आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सके सेंटर पे जाते जाते आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा फास्ट करके। अभी देखिए 10 नंबर आपका है, निम्न में से कौन एक खाद्य फसल है? कौन सा फसल है जो खाने वाला फसल है जी? तो बिल्कुल 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं जानता हूं यूट्यूब ने सभी को नोटिफिकेशन नहीं दिया होगा क्योंकि हमारी वीडियोस लगातार आ रही है, इसलिए यूट्यूब नोटिफिकेशन सभी को नहीं पहुंचा है, जिससे कि बहुत कम बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिएगा आप लोग एग्जामिनेशन होने तक, मतलब आपका 1 बजे से एग्जामिनेशन शुरू है ना, तब तक बच्चे देखिएगा कितने बच्चे इस वीडियो को देख लेते हैं। अप्रोक्स 5000 से 6000 बच्चे देख लेंगे। तो निम्न में से कौन है खाद्य फसल है? 10 का आपका सही जवाब, ध्यान दीजिएगा, गेहूं हो गया। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, निम्न में से कौन एक भूमि जो है वो उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो सीमांत भूमि दोस्त, सीमांत भूमि जो है उपयोग संवर्ग में नहीं है। प्रति भूमि को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। कैसे? उसमें हम लोग खेती करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग अगर ला सकते हैं। लेकिन कौन सा जो भूमि है जो उपयोग संवर्ग में? सीमांत भूमि, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम होती है, पानी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए आप लोग सीमांत भूमि को लगाइएगा। याद रखिएगा बहुत बच्चे 11 का सी कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग याद कर लीजिए 11 का 100% डी होगा। याद रखना है सीमांत भूमि, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं होती है। ये सीमांत भूमि उसी को कहा जाता है जहाँ पे जनरली सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, जहाँ पे अनुपयुक्त सिंचाई व्यवस्था होती है। अगला हम लोग देखेंगे किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? देखिए गोंडवाना कोयला है दोस्त, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखना है, झारखंड में। झारखंड में कोयला उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है, और कहाँ में है? तो झारखंड में। 12 का आप लोग को याद रखना होगा, 12 का सी हो जाएगा। मनोहर अनिया, वेरी गुड। सुमन गुप्ता, काजल सिन्हा, जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग उसका फल जरूर लाइएगा, जरूर कीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, इतना रखिए। ज्योग्राफी आज आपका पहला आर्ट्स का सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है और आज आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। 13 नंबर आपका प्रश्न देखेंगे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो 13 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। आपको पता है कल का क्या हाल हुआ था, तो टेलीग्राम पे आपको हेल्प पहुंचा दिया गया था। तो उसी तरह से आज भी चांसेस क्या 100% है, तो आप लोग आज भी रेडी रहेंगे, देखेंगे प्रश्नों को। थोड़ा सा क्या होता है, उससे आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और मैं डायरेक्टली प्रश्नों को टिक भी लगा दूंगा, आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा। क्वेश्चन में टिक लगा देंगे, सेट कोई भी रहे, आप लोग बस पढ़ लीजिएगा प्रश्नों को, ऑप्शंस को केवल पढ़ लीजिएगा, आ जाइएगा और तुरंत जाइएगा, टिक लगा दीजिएगा। और सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, जैसे कोई प्रश्न आपका ईजी आ जाएगा और एक बार याद नहीं रहेगा तो उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिएगा। ऐसे मैं यहाँ से फोटो आपको फटाफट से क्लिक करके भेज दूंगा। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां में है? तो 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी हाजीपुर। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए ये कार्यशील आयु संरचना से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आयु संरचना से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 59, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? दोस्तों पर्वतीय भाग से आए या आपके झीलों से आए, सड़कीय रेखों से आए, मतलब सड़क के किनारे कौन सा प्रकार का बस्ती पाई जाता है, या पूछ दे कि पहाड़ी नुमा में कैसा पाया जाता है, पूछ दे कि झीलों के किनारे कैसा, झीलों के किनारे वृत्ताकार, सड़क के किनारे रेखीय। अब बात आई यहाँ पे पर्वतीय, तो पर्वतीय में आपका क्या हो जाएगा? आयताकार। क्या दोस्त? ऑप्शन, अरे यार 16 का बहुत बच्चे ये करें, वेरी गुड ऑप्शन है। लेकिन 16 का जो सी कर रहे हैं उनको बता दूं कि पर्वतीय भागों में जो खेती होती है दोस्तों वो सीढ़ी नुमा होती है। याद रखिएगा, पर्वतीय भागों में जो खेती होती है, कोमल ने गलत लगाया, बी नहीं होगा कोमल, ध्यान दीजिए। पर्वतीय भागों में जो आयताकार जो होती है बस्ती होती है, याद रखिए, देखिए बस्ती पूछ रहा है तो आयताकार, और खेती कैसा हो जाएगा? तो खेती हो जाएगा आपका सीढ़ी नुमा, खेती हो जाएगा दोस्त सीढ़ी नुमा। आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, ये प्रश्न आपका ग्रांटेड है, चांसेस है कि ये प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो आप लोग गलत ना करेंगे। अभी समझ लीजिए, आयताकार बस्ती होता है, जबकि खेती जो आपका होता है वो सीढ़ी नुमा होता है। क्लियर? आगे बढ़े ना, अब क्लियर हो गया सभी का? देखिए अजहर भी गलत लगा रहे थे, सीढ़ी नुमा नहीं होगा, सीढ़ी नुमा। 16 का आपका ये होगा दोस्त, आयताकार होगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी का? अब क्लियर सभी का? खेती जो होता है वो सीढ़ी नुमा होता है, और बस्ती किस प्रकार का होता है? आयताकार बस्तियां होती है। आप लोग नहीं देखे कभी पहाड़ी एरिया पर
तो मिस्टेक नहीं करना है दोस्त, एक मिस्टेक से आपकी बहुत ज़्यादा, आप तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे, यहाँ मैंने तो सही बनाया, जब आइएगा तो यहाँ पे माथा पीटिएगा कि ओ माय गॉड देयर इज सिल्ली मिस्टेक। किसी ने कमेंट भी किया था कि इंग्लिश में मैंने सर एक क्वेश्चन सिल्ली मिस्टेक कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। मिस्टेक क्या, परीक्षा का मतलब होता है परीक्षा, परीक्षा में परीक्षाएं ही आपसे ली जाती है, यानी आपका ये क्या होता है, जाँच होता है, आपके सारी चीज़ों का जाँच होता है दोस्त। इसमें आपको सीधा खड़े उतरना है, प्रत्यक्ष रूप से आपको खड़े उतरना है इसमें। देखिए 17 नंबर आपका है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या, देखिए विरल जनसंख्या में कम, सघन में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया। ध्यान दीजिएगा, सघन मतलब ज्यादा, यही प्रश्न आपके विरल से भी आते हैं, विरल पूछ देगा, तो विरल में ये आपका नहीं होगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा इनमें से कौन जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, पूछ देगा, तो आपका ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। और या पूछ दे कि कौन सा जो है वो सघन जनसंख्या वाला है, तो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। मोस्ट वी, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, 18 का स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे गलत कर देते हैं, कभी अटलांटिक को लगा देते हैं, कभी प्रशांत को लगा देते हैं, तो याद रखना है स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र, जोश उत्साह के साथ पढ़िएगा, प्रश्न आपको मैच करेंगे। अगला देखेंगे हम लोग 19 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा दोस्त, जेनेवा याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, पॉपुलेशन की दृष्टि से आपका कौन, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन, राजस्थान। सबसे छोटा कौन, तो गोवा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर प्लीज सब्जेक्टिव बता दिए, आप सोए हुए थे। सब्जेक्टिव कल रात को हम लोगों ने बहुत किया दोस्त, हम लोगों ने वीडियो प्लेलिस्ट में है, वीडियो नीचे है, देखिए 2 घंटा 13 मिनट 6 सेकंड का वीडियो है, जल्दी से जल्दी उसको जाकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा सब्जेक्टिव को फास्ट मोड में करके। यही तो कहते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यही दिक्कतें आपको आएगी। जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों ने रिवाइज भी कर लिया होगा। अरे यार बहुत बड़ा मिस्टेक, मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, याद रखिए इसका जवाब आपका बिहार हो जाएगा। भारत में लॉन्ग शॉट, वही लॉन्ग शॉट उसमें सब था, अरे लॉन्ग शॉट सब था, बस उसमें मैंने समझाने का कार्य किया था, आप उसको बना लीजिएगा। लॉन्ग, मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक देख कर जाना है, क्वेश्चन बैंक के लॉन्ग क्वेश्चंस को देख कर जाना है, एक बार पढ़ कर जाना है। सभी लोग को बता दे रहा हूं, जरूर से जरूर पढ़ के जाइए लॉन्ग क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बैंक से ज्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा, इतना गारंटी है आपका। तो भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व बिहार में। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने हैं दोस्त, फटाफट से आप लोग बताइए। 22 का बिल्कुल ऑप्शन है 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। प्रश्न आपके आ सकते हैं क्योंकि आपका लेटेस्ट टर्म्स है, लेटेस्ट टर्म है तो आ सकता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश आपके 8। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 23 नंबर, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। मोस्ट वीवीआई दोस्त, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। रोपण, भूमध्य सागरीय, प्रारंभिक या मिश्रित। याद रखिएगा मिश्रित कृषि में आपका गेहूं आ जाता है, भूमध्य सागरीय में आपका खट्टे वाले, जो भी खट्टा आएगा जैसे अनानास हो गया, आपका अंगूर हो गया, ये सब भूमध्य सागरीय में। लेकिन रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो रोपण कृषि। बिल्कुल 23 का है। समझ में आ रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है जी, समझ में लग रहा है ना कि आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, फुल ऑन अच्छा लग रहा होगा। आज मैंने देखा क्या बहुत सारे लोग क्या करा रहे हैं, इतने हार्ड प्रश्न करा रहे हैं बच्चों को। अब देखिए ना, उन लोगों को आपने पहले से नहीं कराया प्रश्न को और फिर इतना हार्ड दीजिए एक बार, तो थोड़ी होता है। और वैसे प्रश्न आते भी नहीं है, ये आपका सिंपली प्रश्न आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। सबसे लंबी की बात की गई है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, तो जब तक यहाँ पर ऑप्शन है आपका हो जाएगा, ऑप्शन है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। क्लियर, फुल कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट, थैंक यू। अगला देखिएगा 25 नंबर, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। भैया देखिए जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, बताना है प्रश्नों को। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, आंसर कीजिएगा। श्रेया मंजूर जी, आपने मेरा क्लास शुरू से किया है, कोमल आपने मेरा क्लास शुरू से किया आप लोगों ने, तो आप लोगों से मेरा पूर्णतः उम्मीद है कि आज आप लोग 70 आउट ऑफ 70 करेंगे। और 70 आउट ऑफ 70 करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाना होगा, हड़बड़ाना नहीं है। कल किसी बच्चे का कमेंट आया था कि मैं बेहोश हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। मैंने तो आपको पहले दिन ही उतना मोटिवेट करा था कि आपको इस तरह से जाना है कि देखने वाले भी आश्चर्यचकित हो जाएं, अरे भाई इसकी तैयारी कितनी अच्छी है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आया है। तो ऐसे करना है आपको, ऐसे ट्रीट कीजिए। नंदिनी जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।
तो आप जिन लोगों ने शुरू से किया, बिल्कुल अफ्रीका दोस्त, अफ्रीका इज द राइट आंसर। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कोई कुछ बताए लेकिन आपको अफ्रीका लगाना होगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है छोटा डाउन। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर आपने सुना होगा, सोलापुर से, तो बिल्कुल दोस्त क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा सही आंसर? बिल्कुल याद रखना है 26 का ऑप्शन डी, सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए सोलापुर कहाँ में है? महाराष्ट्र में। गाना नहीं सुने हैं? महाराष्ट्र में फिल्म शूटिंग होता है, गाना आपने सुना होगा सोलापुर से, तो सूती वस्त्र आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो गंगा डेल्टा दोस्त। गंगा डेल्टा में लगभग 85% दुनिया का जूट जो होता है वो यहाँ पे, भारत का 85% जूट जो होता है वो गंगा डेल्टा में ही उपजाया जाता है। क्लियर रहेगा? प्रश्न आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है? अगले प्रश्नों की ओर देखेंगे। 28 नंबर, पारद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है? देखिए प्रश्न पूछेगा आपसे कि पार महाद्वीप किसे कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछेगा महाद्वीप किसे कहते हैं, मेगानगर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पार महाद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है दोस्त? 28 का सही आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा। अभी आप लोग बताइए 28 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपको भारी लगा? आप लोग सारे प्रश्न आते तो आप लोग बता सकते थे ना। अभी आपकी रिवीजन हो जा रही है, इट मींस क्या हो जा रहा है, आप लोगों की जो तैयारी है ना उसमें मैं बॉर्नवीटा यानी बॉर्नवीटा देने का काम कर रहा हूं। जैसे आपकी तैयारी बूस्ट हो जा रही है, आप लोग एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, सारे प्रश्नों का रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। पढ़ाई तो हर कोई करता है लेकिन रिवीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अच्छा लगा सभी को, समझ में आया सभी को? प्रश्न आपको सारे याद थे? 28 में 28 आउट ऑफ 28, आपको आउट ऑफ 28 याद है? अरे आपको तैयार होना है, तैयार होइए, मेरी बातों को सुनते रहिए, आप रेडी होते रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अरे नहाना थोड़ी है ठंड में, ठंड के दिनों में नहा कर जाते हैं एग्जाम देने, बिल्कुल नहाना है तो जाकर नहा लीजिए। 1 नंबर आपका प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? प्रश्नों को करेंगे दोस्त, कौन सा नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसमें तो डायरेक्टली ऑप्शन भी आपका चेंज नहीं करता है दोस्त और प्रश्न को दे देता है। तो बताइएगा सभी लोग, 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भोपाल। गजब की जवाब है दोस्त, गजब का जवाब है, ऑप्शन डी भोपाल। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थैंक यू। अगला प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण। देखिए प्रश्न पूछेगा मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? जहां पे अनुपयुक्त क्या होता है, वैसा भूमि जहां पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, उसी को समझ। आज बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड भी है और प्लस में आपका क्या ठंड भी है, चलिए ठंड तो है ही है, लेकिन आप लोगों के टाइम तक धूप खिल जाती है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात हो जाती है। बस ध्यान दीजिएगा, अच्छे से प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठंड हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण, प्रश्न आपसे एग्जाम में आएंगे, निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, रात को बताया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थर्ड का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मृदा लवणता। मृदा लवणता, वेरी गुड, थैंक यू। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? अब देखिए कभी कभी आपको NH44 आप लोग याद रखेंगे, क्या इसका हो जाएगा? बिल्कुल NH44, सबसे लंबा महामार्ग क्या है? NH44। क्लियर? क्लियर सभी का? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए विश्व में प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? फाइव नंबर को करेंगे, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, विस्तृत पतन है। क्या है दोस्त? विस्तृत पतन है। क्लियर? क्लियर? अरे भाई एकदम एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी में आज अगर आपने अच्छा नहीं करा तो कब कीजिएगा? आज अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो मैं किस काम का? अरे मेरा पढ़ाया हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, झूठ मूठ का मैं क्लासेस नहीं कराता। बस ध्यान दीजिए, आज जो आपकी जो हो रही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज आप लोग फुल्ली अच्छा करने वाले हो, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, ना ही बेहोश नहीं होना है दोस्त। जो बेहोश हो जाते हैं मुझे बहुत अजीब लगता है सुनकर, पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए यार। 6 नंबर आपका है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के निवासी थे दोस्त? पाकिस्तान के, पाकिस्तान के, याद रखिएगा। लगता है कि हिस्ट्री तो मैं करा भी नहीं पाऊंगा, मेरे गले पूरे बच चुके हैं और मे भी अगर आपको देखते हैं ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक होगा तो हिस्ट्री होगा, अन्यथा आप लोगों को तो हिस्ट्री की तैयारी है ही है। 7 नंबर आपका है, निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी व्यापार। 7 का क्या हो जाएगा? व्यापार आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 8 का आपका सही आंसर ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, देखिए 2011 की जनगणना को ऐसे मैंने भेज दिया टेलीग्राम पे, लेकिन एक बार आप लोग क्या करेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आग्रह रहेगा, विनती रहेगा कि आप लोग एक बार 2011 की जनगणना को फिर से रिवाइज कर लेंगे, जाते जाते देख लेंगे ताकि सारे प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाए।
तो यहाँ पर आपका गोवा, बिल्कुल दोस्त गोवा इधर राइट आंसर भी। अरे किसी का आज गलत ही नहीं हो रहा है, यही तो तैयारी होनी चाहिए। पनामा नहर जोड़ती है दोस्त, याद रखिए। सुएज नहर अभी मैंने कराया आपको, तो सुएज नहर अभी मैंने कराया, अब आपके समक्ष आ गया पनामा नहर। तो सुएज नहर जो था वो किसे जोड़ रहा था बताना है आपको। सुएज नहर भूमध्य को लाल सागर से, और पनामा नहर प्रशांत को अटलांटिक से। पनामा नहर प्रशांत को अटलांटिक से, ऑप्शन सी याद रखेंगे आप लोग। अरे 10 का आप लोगों ने क्या करा है भाई, 10 का आप लोगों ने क्या किया। चलिए अजहर, आज ही हमारा लास्ट क्लास है अजहर, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों का अटेम्प्ट कर लीजिए। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर के। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है। तेल क्षेत्र के बारे में बात की गई है, बिल्कुल भैया असम का डिगबोय, असम याद रखेंगे, असम में प्रमुख तेल क्षेत्र आपका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज आप लोग बहुत अच्छा करने वाले, इतना मेरी बातों को बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को कर लीजिए। 12 नंबर आपका है टेलीग्राम लिंक दो, टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, सॉफ्ट स्टडी नहीं सर्च कीजिएगा आप पछताइएगा। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है। जलजन्य रोग है, तो देखिए जलजन्य आपका अतिसार, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं श्वसन संक्रमण, ये आपका क्या होता है, ये आपका श्वास रिलेटेड वायु हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी है ना वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। तो श्वसन संक्रमण आपका वायु से, नेत्र श्लेष्मात्मक आपका वायु से, और श्वास ये तो स्वास्थ्य रिलेटेड आपका है ये है। तो अतिसार आपका जो हो जाएगा, अतिसार जो हम नहीं कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी साक्षरता दर उच्चतम है दोस्त, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप के लोग लक्ष्य को साधते हैं, इतना याद रखिएगा। तो तेज वहीं के लोग होंगे ना, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्त, लक्षद्वीप का। अगर यही राज्य की बात कर दे तो राज्य में आप केरल को लगाइएगा, राज्य में आप केरल को लगाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य में किसे लगाना है, केरल को। अगर यही केंद्र शासित से बोल दे तो केंद्र शासित में लक्षद्वीप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो भैया सीमांत भूमि, सीमांत भूमि को हम लोग भू उपयोग संवर्ग में नहीं ला सकते हैं। जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होगा ना, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में हम लोग इसमें अगर फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, उर्वरक का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन जो सीमांत भूमि होती है वहां पे आपका क्या रहता है, साधन ही नहीं रहता है, किस चीज का, सिंचाई का साधन ही नहीं रहता है, तो कैसे होगा। तो सीमांत भूमि जनरली बेझिझक याद रखिएगा, बेझिझक याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऐसी खाद्य फसल है, बचपन से हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसे खाते हैं, गन्ना को खाते हैं, कॉफी को, मक्का को या चुकंदर को। तो भैया याद रखिए ऑप्शन सी, मक्का को हम लोग खाते हैं। तो कौन सी खाद्य फसल है, मक्का आपके सही जवाब हो जाएंगे। मक्का क्या है आपका, खाद्य फसल है, इंपॉर्टेंट टर्म्स था, याद हुआ सभी को, वेरी गुड। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ITDP क्या है, तो ध्यान दीजिए ITDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि समन्वित जनजाति विकास परियोजना। समन्वित जनजाति विकास परियोजना आपका होता है इंटीग्रेटेड, आई से इंटीग्रेटेड, टी से ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ITDP क्या है, तो ट्राइबल का मतलब आप लोग समझ गए हैं, जनजाति है, तो जनजाति यानी कि ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपके क्या, आप लोगों ने क्या करा, इसका क्या करा, जनजाति पुनर्गठन, बिल्कुल भैया ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। किसी तरह का कोई भी हेजिटेशन नहीं आप में अंदर होना चाहिए, जितना हो सके प्रश्न को कीजिए। 17 नंबर आपका है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है, सबसे कम, यानी कि वहां पे बच्चों की संख्या सबसे कम है, कह सकते हैं कि जन्म दर ही सबसे क्या है, कम है। तो लिंग अनुपात कह रहा है, लिंग अनुपात, आयु वर्ग में लिंग अनुपात कम है, यानी कि वहां पे लड़कियों की जन्म क्या होती है, कम होती है। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है दोस्त हरियाणा, 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है हरियाणा। लिंग अनुपात से क्या समझते हैं, याद है सभी को। आयु संरचना से क्या समझते हैं, याद है सभी को। आयु पिरामिड क्या होता है, लिंग पिरामिड क्या होता है, याद रखिएगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप लोग प्रवास से क्या समझते हैं, प्रतिकर्ष कारक क्या है, अपकर्ष कारक क्या है, ये सब नहीं याद करके जाइएगा तो पछताइएगा, याद करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो बिल्कुल देखिए हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन दोस्त जो अमेरिका जैसे देश है वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है, जनरली लोग अपना अपना फैक्ट्री प्राइवेटाइजेशन होता है, पूंजीवादी कहने का मतलब प्राइवेटाइजेशन। तो अर्थव्यवस्था का उत्पादन जो होता है वो स्वामित्व और व्यक्तिगत, स्वामित्व और व्यक्तिगत पूछे तो आपको पूंजीवादी व्यवस्था बतलाना है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। 19 नंबर, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। चलिए साजिदा खातू जी, नवीन कैनोडिया जी, बहुत अच्छा, अरबाज हुसैन सर, यूसीर अमन, आपका सर इंग्लिश है लेकिन फिर भी आप हिंदी की क्लासेस देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। BSCB सूरज 450, अजी इनका एक चैनल है BSCB सूरज 450 का, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्होंने कल हमें भेजा था कि सर प्लीज बच्चों को बोलिएगा सर सब्सक्राइब करने के लिए, तो देखिएगा
BSc भी 450 इनका है। चलिए BSc भी सूरज 450 मैंने बच्चों को बोल दिया, ठीक है, आप खुश हो गए आप। अगला प्रश्न देखिएगा, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? तो आपका क्या हो जाएगा 19 का रोपण कृषि। आपको पता है ना रोपण कृषि, जो यूरोप वासी थे हमारे यहाँ चाय का चस्का लगा दिए, बहुत ज्यादा टर्म्स को यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग 20 नंबर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है भैया अफ्रीका का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला देखेंगे सलेम इस्पात उद्योग कहाँ में है? तो तमिलनाडु में। सलेम इस्पात कहाँ में है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर, सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ में? डेनमार्क में। सहकारी कृषि कहाँ में अधिक सफल रही? डेनमार्क में। सहकारी कृषि का मतलब क्या होता है? सामूहिक कृषि भी आपके आते हैं, तो सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल कहाँ में रही है? डेनमार्क में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण कौन सा? पुरुष प्रवास का आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्रवास छूट गया, याद रखिएगा, पुरुष प्रवास का हो जाएगा। प्रवास आप लोग याद रखिएगा, प्रवास का करने का मतलब होता है लोगों का स्थानांतरण। लोग अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं के लिए क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर जाते हैं, उसी को कहते हैं प्रवास। तो याद रखना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यह। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण काम और रोजगार। दोस्त काम और रोजगार मेन क्या होता है? हम लोग काम और रोजगार के लिए, बिल्कुल शिक्षा तो सही है आपका, लेकिन काम और रोजगार मुख्य पूछ रहा है ना प्रमुख, तो काम और रोजगार दोस्त, क्योंकि रोजगार के लिए ना हमारे पापा मम्मी जो लोग होते हैं बाहर कमाने जाते हैं, भैया दीदी चाचा अगल बगल के लोग, बिल्कुल आप लोगों के अगल बगल में से कोई जरूर होंगे जो कमाने गए होंगे बाहर। समझ में आया सभी को? थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं चलेगा ना जी, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, और थोड़ा सा मैनेज आप लोग कीजिएगा। जिनको फास्ट लगे भाई थोड़ा सा सॉरी, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है तो आपको सारे प्रश्न पहले से ऑलरेडी याद है, बस सुनते तो जाना है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? देखिए औद्योगिक इंडस्ट्री की अवस्थापना का, अगर आप कहीं पे इंडस्ट्री अवस्थापना करना चाहते हैं तो क्या आपके पास होगा? क्या आपके पास हो गया? तो अगर बाजार रहेगी तभी तो वहां पे करेंगे, बाजार रहेगा तब ना चलेगा जी, ऊर्जा रहेगी तभी ना चलेगी, ऊर्जा एनर्जी का कोई सोर्स नहीं रहेगा तो चलेगा, पूंजी नहीं रहेगा तो आप ऊपर इंडस्ट्री लगा सकते हो, नहीं ना लगा सकते हो, तो आपके पास पूंजी भी होना चाहिए, सारे टर्म्स आपके होना चाहिए। जल्दी जल्दी कराइए सर, सही है। जनसंख्या घनत्व तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, जनसंख्या वहां पे कम रहे चाहे ज्यादा रहे इसकी जरूरत नहीं है भैया। ऑप्शन सी हो जाएगा, निखिल गलत कर रहे हैं आप, ऑप्शन सी हो जाएगा निखिल, ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरभ बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, आप गलत क्यों कर रहे हैं? जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देखिए, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, प्रश्न डायरेक्ट आएंगे। खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। भूमध्य सागर में क्या होता है? खट्टे फलों की खेती की जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न कर रहा है खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आपका खट्टे रसदार फलों की कृषि? बिल्कुल दोस्तों 25 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर आपका बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी भूमध्य सागर ये कृषि। गजब का जवाब है, गजब का जज्बा जुनून है, यही जुनून आपके अंदर होनी चाहिए। कितने मेहनत से हम लोगों ने क्लासेस करा था, पर डे शाम को आप लोग हमें पूरा फोर्स करते रहते थे, क्लास लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन देखिए आज हमारा समय आ चुका है, तो आज हम समय पर आपके साथ हाजिर हैं। बस प्रश्नों का रिवाइज कीजिए, जाइए एग्जाम देने, बिल्कुल अच्छा एग्जाम जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। 26 नंबर प्रश्न है, भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई जो है दोस्त, तो भिलाई आपका जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक है, ऑप्शन है आपका। अगला देखेंगे हम लोग 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबर, तो कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो कॉफी आपका रोपण फसल। देखिए आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्त कि 4 रोपण फसलों के नाम बताइए, 5 रोपण फसलों के नाम बताइए, 3 रोपण फसलों के नाम बताइए, तो बेझिझक आपको लिख देना होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है 4 रोपण फसल, या 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप, या 4 द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप, या 4 प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप का नाम लिखने के लिए आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो याद रखिएगा सही आंसर आप लोगों ने गेहूं करा है। गेहूं क्या है आपका? गहन निर्वहन कृषि है, या आप कह सकते हैं कि आपका एक गेहूं गहन निर्वहन या मिश्रित कृषि भी आप कह सकते हैं इसको। देखिए निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य मॉडल पेपर में भी प्रश्न आया था ना जी, मॉडल पेपर में इस प्रश्न को देखने के लिए मिला था। आज सबसे अच्छा एग्जाम अगर आज आपका जाने वाला है तो वो है आपका ज्योग्राफी, तो याद रखिएगा 28 का सही जवाब आपका होने वाला है दोस्त। वेरी गुड, ऑप्शन डी वेनेजुएला। जिनको प्रैक्टिकल में मिल जाएगा 28 या 29 वो कर लेंगे 98। जिनको प्रैक्टिकल में 28 या 29 मिल जाएगा वो 98 99 आज स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 70 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हैं आज। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर, देखिएगा ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है? तो ऑप्शन डी डार्विन को मेलबर्न से, याद हो गया सभी को?
एनर्जी की ज़रूरत होती है मुझे भी, मैं एनर्जी की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि इतना भूखना कम बात है जी। रात को भूखते रहो, दिन को भूखते रहो, हर समय भूखते रहो नहीं। तो आप लोग इसको फ़ायदा कम से कम मेरी मेहनत को आप लोग जरूर सफल बनाएंगे। तो डार्विन को मेलबर्न से आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करा है, ऐसा नहीं है। जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करा है, आपके भी मेहनत को सलाम है मेरा। 30 नंबर है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है भैया? राजस्थान में। राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? हाँ, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? जिसमें आपके शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में टर्म्स हमें पता चलता है, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। सर प्लीज मैप करा दिया। अरे टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? मैप वाला प्रश्न आपको छोड़ना है। मैंने बोला बच्चों को यार मैप वाले प्रश्न को छोड़ दो, क्योंकि अब मैप आपको देता ही नहीं है सेंटर में। सेंटर में क्वेश्चन में तो मैप आ जाता है, लेकिन सेंटर पे आपको मैप लोग देते ही नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, नक्शा बनाइएगा। इसलिए मैंने बोला कि मैप वाले प्रश्न को आप छोड़ दोगे, बाकी सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्यों मैप का टेंशन ले रहे हैं? एक झूठ मूठ का मैप में माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, मैप वाले प्रश्न को छोड़ देना। इतना हम लोगों ने सब्जेक्टिव कराया, नहीं बनाएंगे, बना लेंगे यार, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में नॉर्वे दोस्त, नॉर्वे इज द राइट आंसर। वाह रे वाह, गजब। 32 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित नंबर, केजरीवाल साहब का नाम याद है? केजरीवाल जी का। दिल्ली में यमुना नदी बहती है, याद है ना? छठ पूजा में कैसा हुआ था घटना, वहां पे छठ पूजा करने के लिए बिहारियों को रोका गया था। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषित नदी थी। अगर बिहारी वहां छठ पूजा करते तो लोगों को पता चल जाता कि इतनी प्रदूषित नदी में कर रहे हैं, तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बहाना बनाया था। तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन डी यमुना हो जाएगा दोस्त। यमुना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है आप सभी के समक्ष। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है दोस्त? तो दो देशों के मध्य व्यापार आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, देखते हैं कि देश है तो अंतरदेशीय लगा देते हैं। ये कदापि नहीं करना है दोस्त, कदापि नहीं करना है। देखिए बहुत सारे बच्चे ये लगा रहे हैं, अभी भी गुड्डी ने ये लगा दिया है, तो 33 का आपने लगाया, 33 का डी होगा। याद रखना है भाई, 33 का डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। ये कोई लगा के आएगा पिटाएगा, ये लगा के नहीं आना है। निखिल कुमार ये लगा के नहीं आना है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर, किसी झील के चारों ओर अधिवास किस रूप में होता है? अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने पूछा था कि वहां जो पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा अधिवास होता है। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि झील के चारों ओर कैसा अधिवास होता है। दोस्त याद रखना है दोस्त, झील के चारों ओर कैसा अधिवास होता है। तो 34 का आप लोग को याद रखना है दोस्त, झील के चारों ओर वृत्ताकार, झील के चारों ओर वृत्ताकार। वाह मस्त, बहुत अच्छा सर जी, फास्ट। अरे फास्ट ही हो रहा है, आपको रेडी होना है, रेडी होते रहिए ना, मोबाइल को चालू कर दीजिए फुल ऑन वॉल्यूम और रेडी होते रहिए। 35 नंबर प्रश्न है और बोलते रहिएगा प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? भैया रात को हम लोगों ने आधारभूत उद्योग के बारे में पढ़ा था। आधारभूत उद्योग में जनरली क्या आते हैं आपके? लौह इस्पात, ये सब आते हैं आधारभूत उद्योग। तो ध्यान रखना है प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो रहा है। 36 यहाँ पर प्रश्न आपके समझ एक नंबर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है दोस्त? कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, वीवीआई के टर्म्स पे लीजिएगा। आज आपको भी लगेगा कि कैसे लोगों से सामना हो गया है कि प्रश्न ऐसे करा रहे हैं। बिल्कुल यही आप लोग कहिएगा एग्जाम दे कराने के बाद कि क्या सर आपको प्रश्न पता था पहले से? क्या भैया आपको प्रश्न पहले से पता था कि आपने सारे प्रश्नों को मैच करवाया? ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहिएगा। तो सही आंसर आपका फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्रात्मक क्रांति। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग 2 नंबर, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो 2 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न देखिएगा, नौ निश्चयवाद। वो दोस्त याद रखिए, निश्चयवाद अवधारणा को, संभववाद अवधारणा को, नौ निश्चयवाद अवधारणा को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं याद करके जाते हैं, मेरी गलती नहीं है, अभी बोल दे रहा हूं, जिनके पेरेंट्स सुन रहे होंगे मेरी बातों को वो सुन लेंगे। देखिए बच्चे के एग्जाम में आने वाला है नौ निश्चयवाद, संभववाद और आपका निश्चयवाद अवधारणा। अगर ये नहीं बना कर आते हैं तो जरूर इनको पीटिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ग्रिफिथ टेलर आपके हो जाएंगे नौ निश्चयवाद के। नौ निश्चयवाद संभावना क्या थी? इसमें क्या किया गया था? संभववाद और आपका जो नियतिवाद था, निश्चयवाद था, दोनों अवधारणाओं को मिक्स करा गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? 3rd नंबर प्रश्न को करेंगे, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो 3rd का आंसर करेंगे आप लोग। वेरी गुड, ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। दोस्तों अपकर्ष का मतलब क्या होता है? जो आपको अट्रैक्ट ना करे। तो कौन आपको अपनी ओर नहीं खींच रहा है? तो रहन सहन की खराब दशा रहेगा, जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। रहन सहन की अच्छी दशा रहेगा, जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्योंकि उसके यहाँ जाएंगे तो वहां जाएंगे हम लोग तो अच्छे तरीके से रह सकते हैं। जहाँ पे शांति रहेगा तो शांति में पढ़ना आप लोग पसंद करते हैं, सभी को पता है, ये नेचर है मनुष्य का कि शांति को वो लाइक करता है। शांति लड़की को नहीं जी, शांति जगह को लाइक करता है। क्या आप लोग गजब सोच लेते हैं। तो प्रश्न याद रखिएगा, अनुकूल जलवायु आपका हो जाएगा और शांति को लाइक, शांति एवं स्थायित्व को लाइक करता है।
गलत मत सुनिएगा। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो 4 का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। 4 का क्या हो जाएगा दोस्त? लैटविया। वाह रे वाह, गजब, लैटविया इज द राइट आंसर। तो लैटविया आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था? तो बिल्कुल दोस्त डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक, मानव विकास सूचकांक डॉक्टर महबूब उल हक। जनांकीय संक्रमण, जनांकीय संक्रमण नोइस्टीन, जनांकीय संक्रमण नोइस्टीन, याद रखिए, दो ही तो पूछता है आपसे, एक पूछेगा जनांकीय संक्रमण। हाँ लाइक कर दो प्लीज, थैंक यू भाई, लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिए आप लोग 101। अरे यार ये आप लोग क्या करते हैं, 346 बच्चे और लाइक केवल 132। इतना भूख रहा हूँ दोस्त, आपको पता है मेरे गले बच चुके हैं, गला से आवाज नहीं निकल रहा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए आप लोग, लाइक कर दीजिए, बच्चों को पता चले तो कि लाइक हुआ है। लाइक नहीं कर सकते आप लोग, कर दीजिए लाइक, मात्र 158 लाइक, फटाक से लाइक कर दीजिएगा, समय नहीं कमाना चाहते हैं इसलिए लाइक आप लोग कर दीजिए। हम लोग प्रश्नों को करते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया? डॉक्टर महबूब उल हक। अगर पूछ दे जनांकीय संक्रमण तो नोइस्टीन, जनांकीय संक्रमण तो नोइस्टीन, और पूछ दे अगर मानव विकास सूचकांक तो डॉक्टर महबूब उल हक। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है आपका? रोपण फसल आपका गेहूं नहीं है, कोको मक्का। कौन रोपण फसल है भैया? अरे प्रश्न ऐसे पूछ दिया बैक कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, पूछ दिया ना, कौन रोपण, हाँ कौन रोपण फसल है? गेहूं आपका नहीं रोपण फसल है, मक्का भी नहीं, राई भी नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था अभी। कोको इज द राइट आंसर। रोपण फसल आपका कौन है? कोको है। चाय कॉफी कोको गन्ना, ये चाय कॉफी कोको ये सब आपके क्या हो जाएंगे? केला भी आपका हो जाएगा, ये सब रोपण फसल के अंतर्गत आ जाता है। लाइक कर दिए आप लोग, चलिए 203 लाइक, आप लोगों ने मेरी बातों को माना, धन्यवाद, बहुत अच्छा। अगला देखिएगा 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 208 लाइक, थैंक यू। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए अमेजन बेसिन में आप अपने कॉमर्शियल के लिए, मतलब व्यवसाय के लिए, बेसिन सा बात, सिंपल सा बात है, वहां पर आप बड़े बड़े मतलब बहुत ज्यादा खेती नहीं कर सकते हैं, एक व्यवसाय नहीं कर सकते, उस खेती से आप केवल गहन जीवन निर्वहन के लिए खेती कर सकते हैं। तो आपका अमेजन बेसिन दोस्त 7 का ऑप्शन है अमेजन बेसिन। अगला देखिएगा 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न है। उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने मेरी क्लासेस को शुरू से अटेंड करा है, भैया आज आप उस सारे प्रश्नों को एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आप अच्छा करेंगे, अन्यथा मेरी बदनामी हो जाएगी कि मैंने पूरे साल आप हमसे जुड़े रहे हैं, पूरे साल आप हमसे जुड़े रहे हैं। खासकर बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों से है नम्र निवेदन कि आज आप लोग बहुत अच्छा करके आइएगा। कम से कम ये पता होना चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए कि आपने पढ़ा ना, आपने मोबाइल का यूज किया तो बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा नमक। आपका नमक जो है वो बिल्कुल सिंपल सा बात है, बच्चा बता देगा, बच्चा बता देगा इस प्रश्न को। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? देखिए सबसे ज्यादा उच्च स्तरीय तो कुछ साल पहले पूछा था, कुछ साल पहले पूछा था आपका कि उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो 9 का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन डी, पंचम क्रियाकलाप। एक बच्चा लिख रहा है कि डिसलाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर सब, तो डिसलाइक वही बच्चे कर सकते हैं दोस्त। याद रखिए आप यहाँ पे जुड़े हुए, इट मींस व्हाट कि आपको अच्छा लग रहा है। अरे यार आपको अच्छा नहीं लगा, जस्ट लीव आउट, नहीं तो मैं ही आपको ब्लॉक कर देता हूँ। बस क्योंकि देखिए जहाँ आपको अच्छा लगे उसी को पढ़ना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो ऑलरेडी क्या होता है, असामाजिक तत्व हमारे साथ तो होते ही हैं, तो असामाजिक तत्वों पे हमें ध्यान नहीं देना है, ऐसे असामाजिक तत्वों को हम लोग को इग्नोर करना है। अगला प्रश्न तो याद हो गया पंचम क्रियाकलाप। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। अरे मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता हूं, आप लोग कितना भी कुछ लिखोगे इससे मेरी डिमोटिवेटेड होते ही नहीं है। आपको जहां लिखना है वहां तो लिख नहीं रहे हो, आंसर आप बता नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए बच्चे सपोर्ट में मेरे आ गए, थैंक यू, यही तो अच्छा लगता है। एक नहीं लिखा कि डिसलाइक कीजिए और बाकी ने लिखा लाइक कीजिए, ऐसे भी डिसलाइक कीजिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि डिसलाइक कितना हुआ है, ये तो यूट्यूब का फीचर्स है। तो बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित, और ऐसे डिसलाइक क्यों करेंगे लोग? तो यहाँ देखिएगा, एक स्वेज नहर पूछा था, एक पनामा नहर पूछा था, और एक आपका बार बार पूछता है बृहद ट्रंक मार्ग। तो याद रखिएगा बृहद ट्रंक मार्ग जो है उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। और दोस्त मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इससे व्यापार का बहुत ज्यादा आपका होता है, व्यापार का बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा उससे व्यापार का बहुत ज्यादा आपका टर्म्स होता है। तो यहाँ पर 10 का आपका सही आंसर, हम लोग कितने जोश में थे और क्या क्या लोग कर देते हैं। चलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, उत्तर अटलांटिक महासागर, याद रखेंगे आप लोग। और बृहद ट्रंक मार्ग आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव भी आ सकता है दोस्त कि बृहद ट्रंक मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो बृहद ट्रंक मार्ग जिसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम इसलिए पड़ा था, उत्तर अटलांटिक महासागर से इसका संबंध है, इसका नाम बृहद ट्रंक मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि विश्व का जो होता है 1/4 व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर, बिग इंच
पाइपलाइन प्रवाहित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। बिग इंच पाइपलाइन है जो क्या प्रवाहित करता है? सर आउट पेपर कराएं। अरे मेरे पास कोई आउट पेपर नहीं है दोस्त, आप लोग गजब का बात करते हैं। आउट पेपर वही है कि भोर में जारी हो गया, आप लोग देखिए डिस्टर्ब कर देते हैं, झूठ मूठ का ये सब लिखकर आउट प्रश्न कराइए। मुझे बहुत गुस्सा आता है। प्रश्न आउट होता तो सारे बच्चे टॉप नहीं कर जाते, जब प्रश्न शाम से ही आउट हो जाता है तो ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग ये लिखकर बहुत बड़ी गलती करते हैं, आउट प्रश्न कराइए सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न आउट आते हैं तो उसको आप लोगों को मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन। आप लोगों ने क्या करा है? बच्चे कंफ्यूज हैं कि ए करें या डी करें, कोई करके आइए। जनरली मैं सलाह दूंगा आप ए करके आइएगा, जनरली मैं सलाह करूंगा कि आप ए करके आइएगा, पेट्रोलियम करके आइएगा। ऐसे आप डी भी कोई बच्चा कर देता है, कोई गलत नहीं है। जनरली बेसिकली मेरी जो सलाह होगी कि आप ए करके आए, ठीक है। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, सुएज नहर जोड़ती है। अभी मैंने कराया दोस्त, बताइए तो 12 का सुएज नहर जोड़ता है। अभी मैंने लाल सागर को वो सुएज नहर वाला बताया था, पनामा नहर बोला और बृहद ट्रंक मार्ग, 3 इंपॉर्टेंट है आपके, सुएज नहर, पनामा नहर और बृहद ट्रंक मार्ग। तो सुएज नहर अभी मैंने आपको बताया कि भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो सुएज नहर आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 13 नंबर देखेंगे। आप लोग को विश्वास नहीं है, अभी जस्ट की बात बताता हूं। अभी बगल में एक लड़के के साथ घटना हुआ, लड़के का पूरा देह जल गया। उन लोग बोले हमको जाने के लिए, मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोग की तैयारी करवानी थी। अगर नहीं आप लोग का ऑब्जेक्टिव मैं करवाता तो समझिए क्या होता। इंपॉर्टेंट बेसिकली यार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब आप कहें कैसा लगा मेरा मजाक, चलिए आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवास से संबंधित कौन है? 13 का ऑप्शन है प्राथमिक। कभी कभी ऐसे मजाक है, कभी कभी दोस्त जीवन में आप एक बात समझ लीजिए, मजाक को ऐसा ही करना चाहिए जिससे कि केवल हंसी बढ़े। ऐसे सीरियसली मजाक कभी नहीं करने चाहिए जीवन में। कुछ सीरियसली मजाक आपके ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, तो बच के रहिएगा। तो यहाँ पर मजाक करने की आदत को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आज के जमाने में किसी को उतना मजाक पसंद ही नहीं है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? 13 का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका। देखिए दोस्त, द्वितीय का संबंध जनरली आपके क्या होते हैं? उद्योग से संबंधित होता है। तृतीयक जो होता है वो सेवाएं से संबंधित होता है। चतुर्थ जो होता है वो थोड़ा सा सेवा से आपका हटकर बढ़कर थोड़ा सा हो जाता है, याद रखिएगा। अगला है 14 नंबर, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? यहाँ पे नदी होगा, तो किस प्रकार की बस्ती जो है सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों मैंने करा दिया आपको। सीढ़ीनुमा वो वाला भी कराया, पर्वतीय में सीढ़ीनुमा आपका होता है, पर्वतीय में आयताकार होता है, झील के प्रतिरूप वृत्ताकार होता है, पर्वतीय में आपका खेती जो होता है वो सीढ़ीनुमा होता है। प्रश्न यहाँ पर है किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो वृत्ताकार, नहीं सॉरी, देखिए 14 का भी भाई, 14 का भी देखिए वृत्ताकार झील के किनारे। क्लियर? समझ में आया सभी को? अच्छा लग रहा है सभी को? लग रहा है ऐसा कि आप लोग एग्जामिनेशन में कर सकते हैं? अच्छा, आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, फीलिंग आ रही है कि आप लोग एग्जामिनेशन में बेस्ट करने वाले हैं? हाँ देखिए सर सब क्वेश्चन पता है, तो बस रिवाइज तो करना है। तो ऐसा थोड़ी है एग्जाम के दिन आपको जो पढ़ाएगा नया क्वेश्चन वो महाबुर्बक है। अरे यार तुम 1 साल से चैनल खोले हुए पढ़ा रहे हो और एग्जाम के दिन नए क्वेश्चन, उससे पहले बच्चे का करा दो। आज तो केवल रिवीजन हमारा चलेगा ना। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कौन सा है दोस्त? इथोपिया की राजधानी कौन सा है? आज आप लोग बेस्ट ऐसे भी करने वाले हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है आज आप लोग बेस्ट करेंगे। सब याद है, थैंक यू। प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो 15 का सही जवाब आपका हो जाएगा अदीस अबाबा। अदीस अबाबा आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर कौन सा है दोस्त? तो ऑप्शन है जेरूसलम, ईसा मसीह का जन्म। देखिए अगर जेरूसलम ना ऑप्शन में रहे, जेरूसलम अगर ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग वैसे जगहों के टिक लगाइएगा जहां पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पर कोई धार्मिक चीज हुई है। संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कार भूल गए हो, संस्कृति में नहीं होता। संस्कृति का मतलब समझ में आ गया ना आपको? चलिए आपने मेरी बड़ाई कर दिली, ठीक है। ओनली गेमिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जेरूसलम क्लियर है आपका? अगला देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? 17 का आंसर कीजिएगा, आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन बी एथेंस आपका। एथेंस क्या है? बाह्य सामुद्रिक पतन है। सर कुछ सेल्फ रिवीजन भी करना है, सेल्फ रिवीजन आप कर लीजिएगा। अरे तो आप छोड़ सकते हैं ना इस वीडियो को, तो आप रास्ते में जाते हुए भी देख लेंगे। अभी आप सेल्फ रिवीजन आपको करना है, जिनको सेल्फ रिवीजन करना है वो कर लेंगे, जिनको ऑब्जेक्टिव करना है कर लीजिए, सेल्फ स्टडी भी करना है तो जिनको देखिए आप रास्ते में जाते हुए भी इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आप अभी सेल्फ स्टडी करना है कर लीजिए। इन प्रश्नों को तो मैं अभी करा दे रहा हूँ, कुछ बच्चे जरूर देखेंगे, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। आप अभी सेल्फ स्टडी कर लीजिए जो आपको देखना है क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो आंतरिक सामुद्रिक आपका एथेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा
अच्छा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। 18 नंबर आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या के लिए अगर बात आ जाएगी तो सिक्किम आप लोग लगा दीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या आपका कहाँ में है? सिक्किम में हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ये मैंने बहुत बार बताया, चीनी तिब्बती 0.85%, 0.85%, केवल 0.85% चीनी तिब्बती का। तो ऑप्शन 19 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी तिब्बती। याद रखिएगा ऑप्शन का आपका चीनी तिब्बती होगा। आस्ट्रिक नहीं बच्चे, आस्ट्रिक नहीं बच्चे, आप लोग कौन चीनी तिब्बती? कम पूछ रहा है, सबसे ज्यादा भारतीय यूरोपीय का, सबसे ज्यादा भारतीय यूरोपीय का, सबसे कम चीनी तिब्बती। आस्ट्रिक नहीं बच्चे, आस्ट्रिक नहीं, आस्ट्रिक मत लगाइए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग 1106 बच्चे, ऑप्शन बी 1106, ऑप्शन भी याद रखिएगा 1106। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो साक्षरता का प्रतिशत 74.04%, 74.04%। और 2011 की जनगणना को अब फिर से कराऊं, देख कर जाइएगा, देख कर जाइएगा भाई, देख कर जाइएगा 2011 की जनगणना को। अगला प्रश्न आप लोग देखिए बच्चों को छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा और करें रिवीजन भी करना है। 22 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो 22 का याद रखिएगा, कौन कपास उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़ भाई, छत्तीसगढ़ आपका जो है वो कपास उत्पादक नहीं है। ठीक है सर, मैं सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ, बाद में देख लूंगी। हाँ बिल्कुल, अभी देखना है आपको, जो भी आपको देखना है वो देख लीजिए। आप इस वीडियो को तो रास्ते में जाते हुए भी फास्ट मोड में करके देख सकते हैं, 2x स्पीड पे करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन, लेकिन देख कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो सब चीज, निम्न उत्पादकता, विखंडित जोन, अनियमित मानसून, उपरोक्त सभी आपके, तो सब हो जाएंगे आपके। याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी करेंगे, रात में कुछ बच चुका था तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करने के बाद जस्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी रिवीजन मार देंगे। 24 नंबर आपका है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो याद रखिएगा सबसे छोटी आपकी माही बेसिन, सबसे छोटी आपकी माही बेसिन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कोयला खाद्यान्नों में कौन झारखंड में नहीं है? तो बोकारो झारखंड में आपका, गिरिडीह झारखंड में आपका, झरिया झारखंड में आपका, सिंगरौली मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहाँ में दोस्त? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित कोयला खाद्यान्नों में कौन झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। बार बार प्रश्न को पूछा गया है, समझ में आ रहा है सभी को? अगला प्रश्न देखेंगे, अब आज सभी को सही जारी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? आज सभी को सही जारी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन में पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? आज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में मेरी आवाज आपको कानों की ओर गूंजना चाहिए, कानों में आपको मेरी आवाजें ही गूंजेगी। जब आप लोग डायरेक्टली यही सब प्रश्न देखिएगा तो आपको बार बार मेरी आवाजें ही आपके कानों में गूंजने वाली है। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा। याद रखिएगा, इसमें ऐसे मुझे कंफ्यूजन है, आप लोग थोड़ा देखिएगा, तापी भी बहुत लोग लगाते हैं। आवाज सही है सर, मोबाइल लेकर नहीं जाना रहता है। नंदिनी मोबाइल लेकर जाइए, आपको पता है जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है वैसे में मोबाइल आपके सेंटर तक होने चाहिए। जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है हम लोग का बोर्ड एग्जाम का, तो याद रखिएगा वैसे सिचुएशन में आपको मोबाइल लेकर जाना इंपॉर्टेंट है। किसी को साथ ले लीजिए, मोबाइल लेकर जाइए। तो याद रखिएगा सही आंसर आपका ऑप्शन डी ही लगाइएगा आप लोग, कृष्णा। ऐसे आप लोग जनरली तापी जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, मोबाइल लेकर आप जाइए सेंटर तक, मोबाइल लेकर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और 12:40 से आप लोग मोबाइल पर ही लगे रहिए, देखते रहिए क्या कुछ होता है मोबाइल पर एक्टिविटी। 27 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है दोस्त? 27 का ऑप्शन है उड़ीसा में आपका हीराकुंड परियोजना। 28 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। जो बच्चे हमसे 1 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने बच्चे, आज उनका मेरा पूर्णतः विश्वास है कि आज आप लोग बेस्ट करने वाले हैं, बेस्ट एंड बेस्ट। तो 28 का सही आंसर आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन में पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ? तो हाजीपुर, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 30 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? हिस्ट्री वाले लोगों को तो विजयनगर से सारे प्रश्न याद होगा। प्रश्न आपके समक्ष क्या है दोस्त कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? 30 का सही जवाब ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक का जनरली संबंध है लॉ ये विजयनगर से, तो विजयनगर आपके सही जवाब इसके कर्नाटक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, मेगा नगर से आप क्या समझते हैं? याद रखिएगा, तो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि मेगा नगर किसे कहते हैं। अभी प्रश्न आपके समक्ष है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो 31 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई याद रखिएगा, मुंबई आपके सर्वाधिक मेगा नगर वाले। वाह जी वाह, गजब का आंसर आप लोग आ रहा है, कोई बच्चा तो गलत कर ही नहीं रहा है।
ओनली गेमिंग करें सर, मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, फिर भी आप कहते हैं डिसलाइक करने के लिए, क्या बात है, आप तो देशद्रोही, आप तो मतलब चैनल द्रोही बनने वाले। चलिए 32 नंबर प्रश्नों को कीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है भाई? जवाहरलाल समुद्री पतन, जवाहरलाल समुद्री पतन महाराष्ट्र, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 1 मिनट, थोड़ा सा खांसी आ रही है, रुक जाइए। चलिए खांसी हो गया। तो यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो आपका जवाहरलाल समुद्री पतन महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिएगा 33 नंबर, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है दोस्त। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही आपसे विनती रहती है, केवल चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सर मैं अभी आपसे स्टार्टिंग से, बिल्कुल आप लोग स्टार्टिंग से, तभी तो आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग जरूर से जरूर आइए। ह्यूमन नॉलेज सेंटर बड़ी दिनों के बाद आज आप दिखाई दिए हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है दोस्त। 33 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, कश्मीर टू में कन्याकुमारी, अरे ऑप्शन डी नहीं भाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। क्लियर, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए थे? भारत में सबसे ज्यादा संख्या में, अरे श्रीलंका नहीं होगा बच्चे, श्रीलंका नहीं होगा। कौन श्रीलंका कर रहा है? जब याद है आपको, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा कि तुम अलग हो जाओ, पाकिस्तान पहले हमसे अलग हुआ, फिर बांग्लादेश को उसने अलग किया, तो यही बांग्लादेश से बेचारे डर कर भागे थे। और आपको पता ही है ना, भारत कैसा देश है, सभी को शरण देता है, तो इसने शरण दिया, बांग्लादेश के बहुत सारे शरणार्थियों को शरण दिया। तो बच्चे डी करेंगे आप लोग, बच्चे डी करेंगे, ऑप्शन ए नहीं करेंगे। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल गलत हो जा रहे हैं भाई, ऑप्शन ए नहीं करना है, भूल कर भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि जिससे आप ऑप्शन ए को टिक लगा पाए। तो ऑप्शन ए कदापि नहीं लगाना है दोस्त, बांग्लादेश आपके सही जवाब। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो सिंपल सा बात है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत आपके क्या हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, ये सब आपके ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए, सारे प्रश्न मैं करा रहा हूं, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्त। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? अभी मैंने इस्पात केंद्र से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आपको बताए थे। भिलाई जो आपका है वो आपका इस्पात केंद्र है, सलेम से मैंने समझाया। भारत में इस्पात केंद्रों को याद रखना है, टाटा लौह इस्पात जिसको आप टिस्को कहते हैं, भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड में। तो लौह इस्पात से समझना है। तो बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है भैया? ऑप्शन सी झारखंड, झारखंड याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? 17.5%, बढ़कर हो गया है 17.5%। तो अप्रोक्स आपके एग्जामिनेशन में 17% रहे, तो उसको बेझिझक टिक करके आइएगा, बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे टिक करके आइएगा। समझ में आया सभी को? अरे बस समझ में आ जाए आप लोग को, यही मेरी आप लोगों से आग्रह है, विनती है, बस समझ आइए आप लोग, ये बहुत बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रखेगा। सर मैं 6 महीने से आपके संपर्क में हूँ, बिल्कुल। तो मुटुक आज आपको मतलब आपने जुड़ा है ना, तो उसका फायदा आपको जरूर लेना होगा। प्रश्न देखिए 3 नंबर, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो झरिया झारखंड, झरिया झारखंड याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर देखिएगा, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना का हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद, हाल ही फिलहाल में ये राज्य आपका नया बना है, तो तेलंगाना का हैदराबाद। प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो भैया याद रखिए बिहार, क्या याद रखना है? बिहार याद रखना है। डायरेक्टली आज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आप घुसिएगा तो कुछ आपको याद आया या ना आए, लेकिन आपको मेरी आवाजें बिल्कुल आपके कानों तक गूंजेगी। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, लाइक आप लोग नहीं कर रहे, वीडियो को एक बार प्लीज भाई लाइक कर दीजिए। तो चलिए कोमल ने बताया अकॉर्डिंग टू गूगल तापी नदी जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। तो याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा पूर्व की ओर प्रवाहित कौन नहीं होती? तो तापी नदी याद कर लीजिएगा, बच्चे ने बता दिया है, बच्चे ने बता दिया है तापी नदी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगा तापी नदी, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे आप लोगों ने कृष्णा नदी करा था तो उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी बिहार हो जाएगा। और जमशेदपुर किस प्रकार का है? तो जमशेदपुर भैया आपका औद्योगिक है, जमशेदपुर क्या है? औद्योगिक है। टिस्को कहाँ में है? तो जमशेदपुर में ही तो है टिस्को। टाटा लॉ आपका, टाटा लॉ इस्पात उद्योग कहां में है? टिस्को जो है झारखंड के जमशेदपुर में है, याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, सर जी हमें तो 1 साल से जुड़े हैं, चलिए थैंक यू। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन भी आपका पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति बेसिकली किससे संबंधित है दोस्त? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन राज्य चीन सीमा पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश चीन सीमा पर स्थित है। जनरली आपको पता है चीन जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए हर समय लड़ते रहता है, हर समय क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं वो प्रदान करता है। तो याद रखेंगे आप लोग, 9 का डी हो जाएगा। समझ आया सभी को? समझ में आ रहा सभी को? लग रहा है कि आप एग्जामिनेशन में बेस्ट करने वाले हैं। इतने प्रश्नों में से आपका कितना गलत हुआ? सारे प्रश्न तो आपको याद ही हैं। सन्ना खान, आज आपको कमेंट करके बताना
होगा जब शाम को आप एग्जाम देकर आइएगा तो आपको बताना है कि कितना आपने सही करा है। बिल्कुल आपका जवाब आएगा कि ऑब्जेक्टिव तो आपका 35 आउट ऑफ 35 यानी 70 में आप 35 बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सही करेंगे, क्योंकि सन्ना खान लेट रात तक हमसे जुड़ी हुई थी, उनका भी बिल्कुल हम सभी का नाम याद है दोस्त। चलिए वेरी गुड RDX सोनू जी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 10 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। दोनों से मार दीजिएगा, दोनों से, बाद से और जल से, क्योंकि पक्षियों को। एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पतन, ऐसे प्रश्न जो आते हैं दोनों से या इनमें से कोई नहीं, तो उनमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वही आंसर आपके होते हैं, तो थोड़ा सा उनको ध्यान देना होगा। प्रश्न है एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिनको भी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की क्लासेस भी आपके लिए मैं जबरदस्त लेकर आऊंगा। हिस्ट्री में भी ऐसे ही हम लोग धमाल मचा देंगे। तो एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? 11 का सही जवाब आपका ऑप्शन है तमिलनाडु। एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु दोस्त, तमिलनाडु याद रखिए। सर मैं आपका चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया हूं अपने दोस्तों को, थैंक यू ओनली गेमिंग जी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आप प्रश्नों पे भी ध्यान दीजिए, फोकस। आप शेयर करने की बात नहीं है, जो लोग आएंगे वो खुद पाएंगे, जो लोग जागेंगे वो पाएंगे, शेयर करने का कोई जरूरी नहीं है। बस आप लोग क्या कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए अभी। अगला देखिएगा आप लोग, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? 12 नंबर देखिएगा, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? अरे फेक आईडी है चाहे कुछ आईडी है, बच्चे तो देख रहे हैं ना भाई। तो 12 का सही आंसर आपका देखिए, वायु प्रदूषण आपका अम्लीय वर्षा का कारण है। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है। लेकिन प्रश्न अगर पूछ दे कि अम्लीय वर्षा से कौन सा प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण। अम्लीय वर्षा से कौन सा प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण। लेकिन अगर पूछे कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन भी हो जाएगा वायु प्रदूषण। याद रखिएगा, वायु प्रदूषण होगा तो एसिड रेन आपका होगा। एग्जाम में प्रश्न आपके आ सकते हैं, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाँ 70 में से आपको टोटल 35 ही बनाने होंगे ना, 70 में से आज तो आपको 35 ही बनाना होगा। 35 ही MCQ बनाना है क्या सर? आज आप तक नहीं जानती वर्षा दिव्या, 70 में से केवल 35 बनाना। 100 में आप 50 बनाते हैं, 70 में 35 बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है आपका? कौन पेय फसल है 13 का? तो ऑप्शन सी आपका दोनों, चाय और कॉफी दोनों को हम लोग पीते हैं, चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं। तो ये तो बच्चा वाला प्रश्न बता दिया, ये तो वो भाई बच्चा बता देगा जो कि 6 महीने का है, 7 महीने का है, जो कि अभी बिछौना पे से मतलब सुबह में रात में उठकर पेशाब भी करने नहीं जाता होगा, वो बच्चा भी इस आंसर इसको बता देगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो पहली जनगणना पूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 14 का ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा 1881 में। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो बहुत पहले हुई थी, लेकिन पूर्ण जनगणना जो हुई आपकी 1881 ईस्वी में, और यहीं से आपकी अपनी औपचारिक रूप से जनगणना की शुरुआत कर दी गई थी। अरे 70 में 35 नहीं करके आइएगा तो मेरा नाम डूब जाएगा, बिल्कुल करें। और मेरा नाम कभी कदापि, ये मुझे पूर्णतम मेरे ऊपर विश्वास है कि जिन लोगों ने क्लास को अटेंड किया है आज 70 में, वो उनको मन करेगा कि हम 70 में 70 बनाएं, बिल्कुल आज कर रहे हैं। आज आपको ऑब्जेक्टिव में मन करेगा कि 70 में 70 बनाएं, लेकिन आप 35 बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि 35 ही आपको बनाने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है, तो 15 का याद रखिएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में अगर ये सब आ गए तो ये मत कहिएगा कि प्रश्न इजी आए थे, आप क्या कहिएगा कि मेरी तैयारी अच्छी थी। आप क्या कहेंगे कि मेरी तैयारी अच्छी थी? आप लोग कह देते हैं कि प्रश्न बहुत इजी आता है, लोगों के मन में ये मानसिकता बन जाता है कि प्रश्न बहुत आसान पूछा। आपको ये बताना होगा कि मैंने पूरे साल पढ़ा था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत मेहनत करा था। आपको ये ना बताना होगा, आप ये बोलिएगा, ये मत बोलिएगा कि प्रश्नों का लेवल बहुत आसान था, प्रश्न इजी था। अरे आपने मेहनत करा तभी तो आपके लिए प्रश्न इजी बना, ये याद रखिएगा। तो यहां पर देखिएगा किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो 16 का आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन ए केरल। केरल अभी आपका अगर यही पूछ देना किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर अधिक है, तो लक्षद्वीप, याद रखिएगा लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। तो एग्जाम देकर आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि प्रश्न इजी था, आपको कहना होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करा था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, जिसके कारण मेरे सारे सवाल सही हुए, मैंने क्लासेस ज्वाइन करा, अच्छे से पढ़ा, ये आपको बताना होगा। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है दोस्त, किसको किससे जोड़ता है? तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, याद रखिएगा अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, सिंपल सा बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो भारत की जो नगरीय आबादी है दोस्त, ऑप्शन है 31%। अब बढ़ गया है, लेकिन आपको अभी भी ऑप्शन आएंगे तो 31% वाला आएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी नगरीय आबादी बढ़ गया है, अब फ्री फायर खेलना जरूरी है। आप तो लगता है ना एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट आप बन गए हैं ओनली गेमिंग जी, आप बच्चे को डिस्टर्ब करें। चलिए कोई बात नहीं। भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो 31% आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? अब देखिए समझिए बातों को। संभववाद मतलब था लोग क्या करते थे, इसमें संभावनाओं को उत्पन्न कर देते थे, लेकिन महत्वपूर्ण की बात करा गया है। महत्वपूर्ण अगर ये केवल कह देना कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को माना गया है, तब आप
आपका आ जाएगा मानवीय घटक को, ठीक है। लेकिन पूछा है नहीं, जब पूछ लेना कि इसमें महत्वपूर्ण केवल पूछा है तो महत्वपूर्ण में आपका केवल मानवीय घटक, संभववाद में केवल, अरे यार आप लोग क्या बता रहे हो, 19 का क्या आप लोग बता रहे हैं? नहीं 1 बजे तक नहीं जी, बस कुछ देर तक बच्चे को सेंटर तो भी जाना है ना, ऐसा थोड़ी है बस प्रश्नों का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि रात को हम लोगों ने अब सब्जेक्टिव करा तो थोड़ा टाइम नहीं बचा। देखिए बच्चे सी कर रहे हैं, अरे आप थोड़ा समझ लीजिए मेरी बातों को। देखिए संभववाद अवधारणा को महत्वपूर्ण घटक तो केवल मानवीय घटक होगा ना, और अगर ऐसे घटक पूछे बिल्कुल बी वाले सही है, मानवीय घटक होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों दे दिया है लेकिन बच्चे कंफ्यूज है, लेकिन होगा आपका मानवीय घटक। गलत नहीं जी, सी नहीं, सी में क्या होता है, ये तो आपका नौ निश्चयवाद की अवधारणा हो गई ना, जिसमें मानवीय और पर्यावरण दोनों को माना गया, वो तो आपका नौ निश्चयवाद हो गया दोस्त। ग्रिफिथ टेलर साहब ने दोनों अवधारणाओं को जोड़ा था ना, तो वो तो आपका नौ निश्चयवाद हो गया, जिसमें आप दोनों को लगाइएगा वो तो नौ निश्चयवाद हो गया यार, वो तो नौ निश्चयवाद हो गया। आप क्या कर रहे हैं, नौ निश्चयवाद आप कैसे कर रहे हैं? आप लोगों को बी करना होगा, मानवीय घटक, संभववाद मानवीय घटक, और आपका नियतिवाद में आपका प्राकृतिक घटक। याद रखिए, नियतिवाद पूछ दे तो प्राकृतिक घटक, संभववाद पूछ दे तो मानवीय घटक, और अगर निश्चयवाद पूछ दे तो दोनों प्राकृतिक और मानवीय दोनों। क्लियर? गूगल पर देखें, और गूगल को छोड़िए, गूगल को गोली मारिए, आप यहाँ देखिए गूगल, मैंने समझाया नहीं वर्षा रानी, क्यों सारे कंफ्यूजन है, 8 सब्जेक्ट वैल्यू नहीं है क्यों? अरे अभी वो सब बात करने का समय नहीं है, अभी प्रश्न देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। संभववाद में मानवीय घटक, नियतिवाद में प्राकृतिक घटक, क्योंकि नियतिवाद में जनरली प्राकृतिक को लोग पूछते थे, संभववाद में क्या हो गया कि मानव ने संभावनाओं को उत्पन्न करना शुरू कर दिया, और आपका नौ निश्चयवाद था उसमें ए और बी दोनों। क्लियर? अब क्लियर सभी का? बच्चे आप लोग बहुत ज्यादा गूगल के चक्कर में, गूगल पे हमारे जैसे लोग ही आप लोग डालते हैं, एक वेबसाइट बनाइए, गूगल पे क्वेश्चन डालिए, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वोकल देखें कभी, वोकल भी गूगल का ही है, वोकल पे आज तक आपको सही आंसर मिला है क्या? वोकल पे आज तक आपको सही आंसर मिला है? गूगल का ही है, तो गूगल पे डजंट मैटर, या गूगल पे ही हमारे जैसे लोग डालते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 20 नंबर, रांची किस राज्य की राजधानी है? बताइएगा, रांची किस राज्य की राजधानी है? अरे देखिए स्टूडेंट पावर करें, 24 का आंसर गलत है। अरे यार क्या 24 में मैंने बताया? चलिए बच्चे वहां पे बहुत टैलेंटेड है, आप अभी आ रहे हैं दूसरे चैनल से पढ़ के आ रहे हैं और कहेंगे कि गलत है। हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, इनकी बातों पर ध्यान आप लोग ना दें, आप लोग आसानी से प्रश्नों को करते रहें। हमारे साथ साल भर से बच्चे जुड़े हुए, उनको पता नहीं चल रहा है गलत है, आप लोग नए स्टूडेंट आ रहे हो और कर रहे हो कि गलत है, थोड़ी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार बताइएगा सभी लोग। नए स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे भाई, पुराने स्टूडेंट की वैल्यू है। 24 का आंसर गलत है, गोली मार दिए सर गूगल को। चलिए ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर पुराने स्टूडेंट की वैल्यू है। चलिए फटाफट से, क्योंकि पुराने स्टूडेंटों के लिए एक दिन का बचा है काम, तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे उन्हीं के लिए ना भाई। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 20 नंबर, रांची किस राज्य की राजधानी है? 20 का सही जवाब, लेकिन नए स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा आप लोग। झारखंड आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में स्थित है आपका? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। प्रश्न आपको डायरेक्टली यहीं से मिलेंगे। किस नगर को दक्षिण का भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। स्टूडेंट पावर करें, जाकर सर्च करके देख। अरे हम क्या देखेंगे भाई, हम क्या देखेंगे, आप खुद देखिए। आपको अच्छा नहीं लगा आप लीव करो, डजंट मैटर। यहाँ पे 24 का सही आंसर आपका जो मैंने बताया वही होगा। 24 पता नहीं क्या प्रश्न था, अब ये बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, आप लोग बताइए हमें। और देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, बच्चे यहाँ पर हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं। आप लोग को क्या लगा जी, कितने प्रश्न आपको अच्छे लगे? आपको ऐसा लगा कि गलत बताया जा रहा है, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आकर डिस्टर्ब कर देता है? अब 19 का आंसर बार हम बता दे रहे हैं, संभववाद सब तो बता ही दिए। बिल्कुल नहीं, देखिए ये लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं तो इनको ना पता है यार, ये बच्चे आकर डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा? कोयम्बटूर को। और हो भी गया होगा बाय द वे एक आदमी मिस्टेक, तो वो हमारे बच्चे पकड़ लेते हैं और जल्दी से कमेंट करके बता देते हैं, समझिएगा। अगला देखिए, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ में है? नहीं, बोकारो इस्पात केंद्र कैसा है? तो याद रखिएगा सार्वजनिक है। बोकारो कैसा है आपका? सार्वजनिक है। बहुत बार मैंने इस प्रश्न को कराया, हॉर्टिकल्चर संबंधित है दोस्त। अगला प्रश्न है आपका हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जनरली संबंध है फल एवं सब्जी दोनों से, हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी दोनों से। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? हम लोग उत्तर भारत से रिलेटेड हैं, उत्तर भारत में हम ही लोग हैं। हमारे यहाँ सिंचाई किससे से करा जाता है? तो नहर का बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ, आहर भी है लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या है? नहर है।
तो सबसे ज़्यादा हमारे पास नहर है दोस्तों, याद रखिए 25 का नहर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बगानी फसल नहीं है? 26 का याद रखिएगा, बगानी फसल कौन नहीं है? ऑप्शन डी आपका मक्का, मक्का को बगान में नहीं लगाते हैं। राय, रबर, चाय, कॉफी आपका आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि मीन्स डैट की क्या उसको कहते हैं यार, हाँ बगानी कृषि। रोपण कृषि मतलब बगानी कृषि। क्या क्लियर हो गया? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है दोस्त, भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है। आप लोग देख लीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आप लोग बताइए बच्चे। इनका कहने का मतलब है कि भारत की लंबी नदी गंगा नहीं है। ये बच्चा कह रहा है कि भारत की लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नहीं है। आप लोग बता दीजिए इन्हें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये यही इनका डाउट है, यही आप रट रहे थे। 24 का गलत है, गलत है। देखिए बच्चों का कमेंट सुन लीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? हंस देंगे सभी लोग, आपकी बातों पर हंस देंगे कि कहाँ था मूर्ख इतने दिनों से। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन बगानी फसल नहीं है? तो 26 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का, याद रखिएगा। सर ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? ट्रक फार्मिंग उसे कहते हैं जहां पे रात में क्या कहता है, फलों को सब्जियों को तोड़कर ट्रकों के द्वारा दूसरे बाजार में आयात निर्यात किया जाता है, उसी को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। याद रखिएगा, ट्रक फार्मिंग याद रखेंगे। देखिए सभी लोग हंस दिए ना आपकी बातों पर, और इसी को ये रट रहे थे कि 24 का गलत बताए हैं, 24 का गलत बताए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? 27 का आपका ऑप्शन हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सब परंपरागत है जी, सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सही आंसर आपके हो जाएंगे, सही आंसर आपका हो जाएगा। सर मेरा चैनल का नेम है लव गेमिंग एमआई। चलिए, लव गेमिंग एमआई है दोस्त, देखेंगे आप लोग को, चैनल को देखिएगा दोस्त। ये लोग बहुत दिनों से ये इनका कमेंट आ रहा था, आज मैंने बोल भी दिया, कर दीजिएगा सपोर्ट आप लोग। निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। हमारे मित्र हमारे साथ पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा बनता है सपोर्ट करना। धरावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? देखिए धरावी मलिन बस्ती जो है, यहाँ पर कहा जाता है कि लोगों को पेशाब करने के लिए भी लाइन में खड़ा होना रहता है, यानी कि बहुत मलिन बस्ती है, बहुत ज्यादा कचरा यहाँ पे, बहुत ज्यादा घर है लोगों के पास। तो यहाँ पे याद रखिएगा मुंबई में आपका जनरली हमारे यहाँ के जो लोग जाते हैं ना, यहाँ पे एक सस्ते दामों पे किराया मिल जाता है, तो धरावी मलिन बस्ती में ही रहता है। तो याद रखिएगा धरावी मलिन बस्ती मुंबई में आपका। क्लियर, सभी को समझ में आया? तो कैसे लगे आपको प्रश्न दोस्त? इतने प्रश्नों को मैंने आपको कराया अच्छे से, आप लोग को मजा आया होगा। बस मात्र 60 प्रश्न और 60 प्रश्न और रिवाइज कर लीजिए आप लोग, बस उसके बाद जी, इसलिए मैंने आंसर सहित ला दिया है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखिए आंसर सहित मैंने ला दिया। देखिए प्रश्नों को, मात्र ये प्रश्न, मात्र इतने प्रश्न करके हम लोग काम खत्म करेंगे। प्रश्न आपका है, गंगा नदी भारत की किस दिशा में बहती है? प्रश्न है आपका। तो गंगा नदी उत्तर में हिमालय है ना, तो उत्तर से पानी निकलेगा तो किधर की ओर जाएगा? हाँ, दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है। यहाँ पे पूछा था भारत की सबसे लंबी नदी ना। देखिएगा प्रश्न है आपका, कौन सा शहर तमिल, आप लोग प्रैक्टिस करते चलिएगा प्रश्नों को, बस थोड़ा सा प्रश्न और है, बस हो गया हमारा, बस थोड़ा सा और है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर। पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है कोलोन को। याद रखिए, यहाँ पर मैंने आंसर भी आपके लिए ऑलरेडी टिक लगा दिए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। केवल प्रैक्टिस करना है आप लोग को। एक मिनट जस्ट वेट, कहाँ गए आप लोग के लिए मैंने कुछ प्रश्न गेस करा था, एक कॉपी में मैंने लिखा था रात में, उसे भी मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के समक्ष। आप लोग तब तक आंसर को कीजिए, रुक जाइए, जस्ट वेट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अरे यार कहाँ गया? अच्छा, पहले हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को फिनिश कर लेते हैं, पहले हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को फिनिश कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग उसको करेंगे। तो सारे लोग रेडी हो गए? सभी लोग स्टार्ट किया जाए। आवाज़ें सभी को क्लियर जा रही है?
1 मिनट हो गया सर, एक बार और सब्जेक्टिव करा दीजिए। अब सब्जेक्टिव कराने का मेरे अंदर पावर नहीं है दोस्त, अब शक्ति मेरे में खत्म हो चुकी है। पनामा नहर जोड़ता है, याद रखिएगा कोलोन से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। ये देखिए पनामा नहर को याद रखिएगा, पनामा नहर जो होती है वो पूर्व में अटलांटिक महासागर को, पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये भी ऑप्शन दे सकते हैं आपके। तो पनामा नहर जो होता है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये भी ऑप्शन दे सकता है, या कोलोन से, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला, संदेशों के आदान प्रदान क्या कहलाते हैं? संचार कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न, एसेन कहाँ में है? तो जर्मनी में है। एसेन क्या है? तो आपका ये कोयला क्षेत्र है। एसेन क्या है आपका? तो आपको ध्यान देना होगा, जर्मनी में है, ये इतना याद रखिए। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 को, चावल या धान की खेती किससे संबंधित है? गहन निर्वहन कृषि से। ये जो हरा वाला है वो आपका आंसर है, देखते चलिएगा। टाइम नहीं है सर, ठीक है, जल्दी कराइए गुरुजी, जल्दी दम, मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, मात्र 5 मिनट में। चावल या धान की खेती गहन निर्वहन कृषि से। गहन निर्वहन कृषि मतलब इस प्रकार की कृषि जो होती है मानसून एशियाई घने बसे देशों में की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें जो होता है गहन निर्वहन का मुख्य जो फसल है आपका वो चावल होता है। चावल रहित भी गहन कृषि होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, मक्का की पेटी आपका क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है? एशिया। एशिया एशिया एशिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? ऊटी आपका नीलगिरी की पर्वत पर। ऊटी कहां पे है? तो नीलगिरी के पर्वत पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग 10 नंबर, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई आपका। किस नगरीय में? एक बार नेम कीजिए गुरुजी, नेम लीजिए, नेम, मॉम है पास में, RDX सोनू कुमार। चलिए RDX सोनू कुमार, मॉम है पास में, एक बार मेरा नेम लीजिए। तो देखिए मैं अगर कह दूंगा आपकी मम्मी को पीटने के लिए तो एक आध चट लग भी जाएगा। तो प्रश्नों को देखिए आप लोग फटाफट से कीजिए। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई में। अगला प्रश्न है आपका, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस होंगे आपके जून से सितंबर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहते हैं दोस्त? फेजेंडा कहते हैं। इतना मैंने रटा है आप लोग के लिए, इतना मैंने भूखा है, तो आज तो मुझे लगता है कि आप लोग 70 आउट ऑफ 70 करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिस्किट उद्योग किस उद्योग से संबंधित है? उपभोक्ता उद्योग से। उपभोक्ता उद्योग इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता उद्योग क्या होता है? वैसा उद्योग जिसमें जो उद्योग किया जाता है और डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, डायरेक्ट उसको उपभोग भी कर लिया जाता है, उपभोक्ता उद्योग। तो आपको ऑप्शन याद रखने होंगे, ऑप्शन भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 14 नंबर, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो दक्षता सुधारने में बाह्य स्रोतीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं ठेका देना, ठेका नहीं देते हैं, तो ये पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आके पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण दीजिए, तो बाह्य स्रोतीकरण। और बाह्य स्रोतीकरण अगर किसी को हम लोग ठेका दे देते हैं, ठेका दे देते हैं तो क्या होता है? प्रभात कुमार, किसी को हम लोग ठेका देते हैं तो वो अच्छे से जल्दी से काम को कर देता है, कम कीमत में निपटा भी देता है, और उसमें लोगों को संख्या ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है, क्योंकि कम समय में करना है भाई, ठेका दीजिएगा। सिंपल सा टर्म से घर बनवाना होगा तो ठेका दे दीजिएगा। तो बाह्य स्रोतीकरण का मतलब होता है ठेका। अगला प्रश्न देखिएगा, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे आप लोग, प्रश्न है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां में है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कर्नाटक में दोस्त। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कर्नाटक में। अभी एक बच्चे ने कॉल करके हमसे पूछा था, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कर्नाटक में है, आपके सही जवाब याद रखिएगा, कर्नाटक, कर्नाटक। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 को, निम्न में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है? याद रखिएगा, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन है? प्रश्न ऐसे ऐसे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। व्यापार आपका, आखेट आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक। मछली पकड़ना प्राथमिक। कृषि आपका प्राथमिक। व्यापार आपका तृतीयक। जो भी कृषि से संबंधित हो प्राथमिक, कृषि से संबंधित हो प्राथमिक। इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। निम्न में से कौन राजधानी नगर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, क्यों? कानपुर राजधानी नहीं है, चंडीगढ़ आपका राजधानी है। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर, मानव भूगोल का जनक रैटजेल साहब। मानव भूगोल के जनक रैटजेल साहब। रैटजेल ने मानव भूगोल को परिभाषित किया था, याद रखिएगा। बहुत अच्छे हैं साहब, थैंक यू, थैंक यू। निम्न में से कौन सा एक लॉ एस्क नहीं है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो आपका कोयला का प्रकार है। हेमेटाइट, लेमनोटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब आपके कोयला के प्रकार हैं। क्या? हाँ, विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम क्या बोल रहे हैं, हमें पता नहीं चला। देखिए निम्न में से कौन एक लॉ है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? पल्ली ऐसे लगा दीजिएगा, ऐसे कस्बा भी है, अधिवास का छोटा इकाई है, लेकिन आप लोग पल्ली लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक है? गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है, गंगा डेल्टा लगभग 85%। 85% जो जूट का उत्पादन होता है गंगा डेल्टा पे ही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। रबी की फसल कब पैदा होती है? शीत ऋतु में। अब इससे जल्दी कैसे कराएं? निम्न में से कौन एक ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत है आपका। कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, ये सब आपका परंपरागत स्रोत है।
थक गए तो क्या हुआ, एक दिन थकेंगे आपका पूरा जीवन भर ये मार्क्स जो होगा काम आएगा। अगर मान लीजिए अभी हम थक रहे हैं और आप शाम को आ जाएंगे और हमें शुक्रिया कहेंगे तो कितना हमें मजा आएगा, कितना हमें अच्छा लगेगा, अपने आप में मुझे भी गर्वान्वित महसूस होगा कि अरे नहीं चैनल खोले तो लोगों को मदद तो हो रहा है। तो इसलिए कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, अरे वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कम से कम 500 लाइक, 430 लाइक हो चुका है, 500 लाइक ठोक दीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो 26 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल जो है वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा राज्य नरोरा नाप की ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? नरोरा नाप की ऊर्जा उत्तर प्रदेश। नरोरा नाप की ऊर्जा सर भूरा हीरा किसे कहते हैं? भूरा हीरा किसे कहते हैं? प्रश्न आपके समक्ष आएगा। देखिए प्रश्न आपका है ये आपका नरोरा नाप की ऊर्जा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो बड़ा नाम है उसी को लगा दीजिए। प्रश्न आपका क्या है कि सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग, याद रखिएगा मिस्टर जुबेर। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो चॉकलेट जनरली कोको का उपयोग होता है, चॉकलेट में कोको। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? 1995 में भारत को। देखिए 1998 अगर ऑप्शन में रहे दोस्त तो 1998 लगाइएगा। बेसिकली अगर 1998 ना रहे तो आप 1995 लगाइएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ में है? चंडीगढ़। मोहाली मणिपाल आपका मैंने बताया मोहाली के बारे में आया यहाँ पे, तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ में आपका? चंडीगढ़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर इस्पात केंद्र कहां में अवस्थित है? कर्नाटक में। फिर अगला प्रश्न है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहां में है? छत्तीसगढ़ में। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहां में है? छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है? डेनमार्क। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर कम किसकी है? डेनमार्क। और सबसे ज्यादा किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर है? तो अफ्रीका। अब कितना जल्दी करें यार, थका दीजिएगा दम, कितना जल्दी करेंगे अब कितना जल्दी करें सर? ये कन्फ्यूजन है, 8 सब्जेक्ट का वैल्यू नहीं है। हाँ बिल्कुल वैल्यू नहीं है, मत लीजिए 8 सब्जेक्ट, छोड़ दीजिए। कन्फ्यूजन है आपको, 8 सब्जेक्ट का वैल्यू नहीं है। इतने 452 बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ये लोग पागल थे, भांग पी लिए थे कि ले लिए थे आर्ट्स? क्या बात करते हैं यार, यही लोग IAS IPS बनेंगे, देख लीजिएगा, और बनना भी है। निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? कम है तो डेनमार्क, आपका डेनमार्क का कम है। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? पर्यटन दोस्त, मोस्ट BBI। आज का मोस्ट BBI प्रश्न रहेगा, नहीं सपना है देखूं तो करवाइए धीरे धीरे, नहीं सपना है देखूं तो करवाइए धीरे धीरे, नहीं सपना है देखूं तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? सर लिंगानुपात किसे कहते हैं बताइए ना सर। लिंगानुपात पढ़ लीजिए ना बुक से, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं जी। उनके अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? रेशियो मतलब अनुपात को, स्त्रियों और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन। अगला प्रश्न देखिएगा, मसाई क्या है दोस्त? मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है जो कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन राजधानी नगर है? पटना। पटना राजधानी नगर है। अगला, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक संख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो प्रवास कारक है, जन्म कारक है, मृत्यु कारक है। प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव में आ सकता है, जनसंख्या परिवर्तन के कारकों का उल्लेख करें, जरूर बताइएगा। तो प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु आपको याद रखना है। आवास आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर साहब, आपके ग्रिफिथ टेलर साहब नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक आपके कौन है? ग्रिफिथ टेलर साहब। दोस्तों इसी प्रकार से आज हमारी क्लास की हो गई समापन, और इसी के साथ हम लोग कहेंगे अंत भला तो सब भला। ओम श्री गणेशाय नमः। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग का समक्ष प्रश्न हमारे जो भी थे वो खत्म हो चुके हैं, और सरस्वती माता की जय। और आई होप कि आज आप लोग बहुत अच्छे प्रश्नों को लाएंगे। सर लॉन्ग क्वेश्चन कराइए, लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिया जाए, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराया जाए दोस्त। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे रात में हो गया था, हाँ मस्ट BBI है। और दोस्तों ओम गणेशाय नमः जब मैंने कह दिया ओम गणेशाय नमः, तो जरूर जरूर आज आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे, इतना समझिए। क्योंकि आज आपने बेसिकली हमारे से इसीलिए ज्वाइन करा था, इन्हीं सब्जेक्टों के लिए, तो बिल्कुल हो जाएगा। सर रबर कौन सा कृषि है? रबर ओपन कृषि है। जिनको कुछ पूछना है पूछ लीजिए, जिनको जाना है जाइए, अब तैयारी कीजिए, अब अपना प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्टिव भी करा दिया जाए, सब्जेक्टिव मैंने कराया था। नो सर टाइम नहीं है, बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप लोग जाइए निश्चित पूर्वक, आप लोग जाइए आराम से एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए। सर अब बस हम लोग का आपका दुआ चाहिए। हाँ दुआ सभी को, सना खान बहुत बहुत दुआ है आपको। मैं भगवान से विनती करूंगा सभी के लिए कि आज आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोग का 70 में 70 आप लोग करके आए, 70 में 70 करके आए, 70 में 70। और मेरा आशीर्वाद दीजिए आप लोगों को। बस एक बार फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जाइएगा दोस्त, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। जितना प्रश्न मैंने कराया है उससे अगर बाहर एक भी आएगा तब हमें बताइएगा। उससे आपका सर उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है? देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा आपका वो है जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, इतना ध्यान रखिए आप बस।
और प्रश्न आपको पूछना है सर लॉन्ग क्वेश्चन बताइए ना, बता दिया भाई, 2 घंटे का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उस पर जाकर जरूर देखिए चैनल में। और इस वीडियो को जितने बच्चे ने शुरू से, अनुष्का बेस्ट ऑफ लक, सोया मंजूर जी आपको बेस्ट ऑफ लक, आपने शुरू से क्लास किया था, आज आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा, बेस्ट ऑफ लक रहेगा। जय 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 जय, ओम गणेशाय नमः, जय जय, बेस्ट ऑफ लक रहेगा, सरस्वती माता की जय, सभी लोग अच्छा करेंगे। आउट क्वेश्चन पेपर करा दीजिए सर, मेरे पास आउट क्वेश्चन नहीं है। जाइए आप लोग तैयारी कीजिए। अब आप लोग जो भी सब्जेक्टिव का थोड़ा सा देखना है, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन बैंक को देखकर चले जाइए। क्वेश्चन बैंक का थोड़ा सा लॉन्ग का सब्जेक्टिव आप देख लीजिए, चले जाइए, बस हो जाएगा। सर जनांकिकीय क्या है? हाँ जनांकिकीय याद रखिएगा और मॉड्यूल याद रखिएगा। पहली अवस्था क्या थी, दूसरी अवस्था क्या थी, तीसरी अवस्था क्या थी। तो जनांकिकीय संक्रमण की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तृतीय अवस्था को याद रखिएगा, तीसरी अवस्था को याद करिएगा। चलिए थैंक यू गुड्डी कुमारी, थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट रहेगा सभी को। क्रिएटिव हंटर बिल्कुल आपका दुआ है, क्रिएटिव हंटर आपने तो मेरा क्लास बखूबी किया है। आज आपसे मैं पूछूंगा कमेंट सेक्शन में शाम को, सारे लोगों को जवाब देना हो कि आपने कितना सही करा है, कितना सही करा है। तो ये हमारा आज का हुआ लास्ट क्लास दोस्तों, और ज्योग्राफी हमारी इस सेशन की लास्ट क्लास आज ज्योग्राफी की हमारी हो चुकी है। तो इसके साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत दुआएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी सभी का। आप लोग बेस्ट कीजिए, सभी लोग वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। जाइए रेडी होइए और क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा सब्जेक्टिव को देख कर जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग फोन को ओपन करके रखेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। 12:40, 12:50, 1 बजे तक आप लोग फोन को ओपन करिए। जितना लेट से आप लोग को एंट्री मिले वही आपके लिए बेटर है। तो रहिएगा गेट में ही, लेकिन एंट्री लेने का प्रयास मत कीजिएगा, हो सके तो लेट से ही घुसने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लेकिन घुसना ऐसा नहीं है कि आप जाइए वहां पर पहुंच जाना है, बस एंट्री लेने में आपको देरी करनी है, क्योंकि हो सकता है हमें भी आपको कुछ हेल्प पहुंचाया जा सके। हैप्पी एंडिंग हो गई यहाँ पे, तो हमारी हैप्पी एंडिंग हो गई दोस्तों। जाइए आप लोग रेडी होइए, प्रिपेयर कीजिए, बस जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके थैंक यू। चलिए, तो इसी के साथ हमारी होती है लास्ट क्लास पूरी, और 500 लाइक भी हमारे पूरे हो गए हैं, तो मुझे मजा आ गया। सर आयु लिंक पिरामिड क्या? अरे पढ़ा दिए थे भाई रात को, आप कहाँ थे? ये लोग कहाँ रहते हैं और अभी आप आकर हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर आयु लिंक पिरामिड क्या है। अब प्रश्न पूछने से क्या होगा? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए ठीक है, आप लोग अगर मैं बोलते रहूँगा तो आप लोग भी यहीं पे लगे रहेंगे, तो आप लोग का ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी प्रश्नों को कर लिए हैं आप लोग। चलिए आप लोग जाइए, ऑल द बेस्ट रहेगा सभी को, ऑल द बेस्ट। अंकित भाई ऑल द बेस्ट, पटेल कुमार, वर्षा रानी ऑल द बेस्ट, आलोक बाबू ऑल द बेस्ट, छट्टू कुमार ऑल द बेस्ट, आकाश कुमार आप सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यशवीर जी ऑल द बेस्ट, ब्यूटी हसीना जी आपको भी ऑल द बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट। प्रेम कुमार से लेकर मनीषा श्रॉफ से लेकर प्रिंसेस पड़ी, आप सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा। गुड्डी कुमारी ने पूरा शिद्दत से मेरा क्लास किया। आयशा सिद्दीकी जी आपको भी ऑल द बेस्ट, और ऐसे भी आप टॉपर रह चुके हैं, मेरा जो टेस्ट होता था उसमें आप बहुत बार टॉपर भी रह चुके हैं, तो आज तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। सन्ना खान जी आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को किया है, ठीक है। जाइए तैयारी कीजिए, आप लोग जाइए तैयारी कीजिए, कुछ सब्जेक्टिव को देख लीजिए। सब्जेक्टिव में आपका जनांकिकीय संक्रमण को देख लीजिए, सब्जेक्टिव में जो भी प्रीवियस ईयर का है ना, थोड़ा सा उसको लॉन्ग वाले को देख लीजिए। जनरली सब पता है आपको, याद नहीं करना है, बस क्या करना है थोड़ा सा रिवाइज देख लेना है, बस कुछ और उसको बनाकर लिख देना है। बनाकर क्या लिखना है, आप लिखिएगा ही जरूर अच्छे से, राइटिंग अच्छे से लिखिएगा, पेज को छोड़िएगा नहीं, रोल नंबर रोल कोड अच्छे से भरिएगा। RDX सोनू बाबू चलिए बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक्स सर जी। बाय किया जाए, बाय कीजिए आप लोग, अरे फटाफट से बाय करके आप लोग लीव कीजिए यार, बाय करके लीव कीजिए आप लोग। अभी तक यहीं पे इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दीजिए सर। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यही याद रखिएगा, लॉन्ग में आप लोग मानव भूगोल को परिभाषित करें, लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, कृषि घनत्व क्या है, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। प्रवास के क्या कारण है, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें, जीवन निर्वाह कृषि क्या है, गहन निर्वाहन कृषि क्या है, यही सब बेसिकली मैंने सारा टर्म्स आपको बता रखा है। तो टर्म्स यही सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ सब्जेक्टिव में हाँ, जल की उपलब्धता, प्रदूषण से एक प्रश्न आएंगे, पर्यावरण प्रदूषण से आएगा प्रश्न, निश्चयवाद अवधारणा क्या है, महानगर किसे कहते हैं, मेगा नगर किसे कहते हैं, यही सब प्रश्न आपके हैं। मेट्रो रेलवे किसे कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट रखिए। कोको के बारे में आप क्या जानते हैं, हरित रासायनिक से क्या समझते हैं, सतत पोषणीयता क्या है, यही सब याद रखिएगा। लव गेमिंग MI चलिए टेक केयर। अब मुझमें एनर्जी खत्म हो गई, अब मैं जा रहा हूँ आराम से सोने, और मिलूंगा आंसर की के साथ आप लोग, तो आइएगा बताइएगा, टेक केयर।